सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना शुरुआत हो गई है इसकी। प्रधानमंत्री ने आज इसकी शुरुआत की। आपको बताएं कि गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया है। योजना से जुड़ने वालों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ये योजना कामगारों के लिए है और इसका रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी से शुरू हो चुका है। इस योजना का लाभ देश के 42 करोड़ श्रमिकों को मिलेगा और 11.5 लाख लाभार्थी इससे जुड़ चुके हैं। इसमें 3 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटरों पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग अभी इस कार्यक्रम में भागीदार है। एक साथ 2 करोड़ लोगों का कार्यक्रम, ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। देश के लगभग 42 करोड़, यह आंकड़ा सुनकर के ही आपको ताज्जुब होगा, देश के 42 करोड़ श्रमिकों, कामगारों की सेवा में समर्पित है। ये आपको अपने बुढ़ापे का एक मजबूत संबल इससे मिलने वाला है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है और इस दिन मां अन्नपूर्णा के मंदिर पहुंचे हैं पीएम मोदी। वहां पर जाकर उन्होंने दर्शन किए हैं। यहां पर पीएम मोदी ने मां के दर्शन और पूजा की, साथ ही शिक्षा और विद्यार्थी भवन की नींव रखी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। वायुसेना के एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति को बदल दिया है। जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई और उसके बाद अब राष्ट्रवाद के थीम पर बीजेपी चुनाव मोड में जाएगी, ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। अब बीजेपी की प्रचार की थीम लाइन राष्ट्रवाद होगी, यानी बीजेपी पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक को चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाएगी। बड़े स्तर पर इसकी तैयारी है। जाने माने गीतकार प्रसून जोशी राष्ट्रवाद पर जोशीले गीत लिख रहे हैं। गीत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लिखे जा रहे हैं। इन गानों की थीम लाइन 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के इस गाने की तरह होगी। कसम है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी ने राजस्थान के टोंक में इस गाने की पंक्तियां अपने भाषण में गाई थीं। बीजेपी ने चुनावी नारा भी बदला है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के हर विज्ञापन पर सरकारी नारा है, नामुमकिन भी अब मुमकिन है। आचार संहिता लगने के बाद बीजेपी इस नारे में थोड़ा सा फेरबदल करेगी और पार्टी का नारा होगा, मोदी हैं तो मुमकिन है। कांग्रेस महासचिव और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। यह जानकारी इस वक्त हमारे पास है। ट्वीट किया है और केंद्र सरकार पर दिग्विजय सिंह ने हमला बोला है। दिग्विजय के ट्वीट पर आपको बता दें कि हम जानकारी दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले पर फिर से सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, पुलवामा हमले को दुर्घटना तक बता दिया है। के बाद एक कई ट्वीट कर दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार को घेरते हुए एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं और इस एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की संख्या को वो जानना चाहते हैं। ये उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा है। प्रश्न चिन्ह खड़े करना, उसके मनोबल को गिराना, ये उचित नहीं है। सारा देश गर्व से भरा हुआ है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब एलओसी क्रॉस करके आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र को उड़ा दिया गया है। अब कुछ लोगों को ये भी पसंद नहीं आ रहा कि इसके कारण भारत का मान बढ़ा है। अब मोदी जी का भी मान स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। ये उन्हें पसंद नहीं आता और वो मोदी जी के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि भारत माता के विरोध करने लगे हैं। लज्जा आती है ऐसे मित्रों पर, लेकिन आज मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने आपको बता दें कि सबूत जो लोग मांग रहे हैं उन पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ लहजे में अपनी बात को कहा कि जो लोग सबूत मांग रहे हैं वो लोग राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो लोग सबूत मांग रहे हैं उन्हें वहां भेज देना चाहिए, वो आतंकियों की लाशें गिनकर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये फिजूल की बातें और देश के लोगों को ध्यान भटकाने के लिए सियासत की जा रही है।
वीके सिंह ने दिग्विजय सिंह के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने पुलवामा हमले को महज दुर्घटना बताया। वीके सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह पहले यह बताएं कि राजीव गांधी की हत्या आतंकी घटना थी या दुर्घटना। जो बोल रहे हैं उनको वहां पर भेज देते हैं, वो गिन के आ जाएंगे। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि जो आप इमेजरी करते हैं उसके बेसिस के ऊपर, जो आपके पास खबर है उसके बेसिस के ऊपर आप आंकलन करते हैं कि ये है, और वो नंबर लोगों को बता दिया जाता है। एग्जैक्ट तभी पता चलेगा जब आप वहां पर होंगे। ये फिजूल की बातें हैं। जनता का समय व्यर्थ करने के लिए, सिर्फ राजनीति करने के लिए, और इनसे बचना चाहिए। भारतीय सेनाएं संविधान की रक्षक हैं, देश की सीमाओं के रक्षक हैं। जिस तरह की फिजूल बातें की गई उनका ना सिर है, ना पैर है, ना कुछ और है। आतंकी घटना को आप दुर्घटना बता दें, मैं बड़े सम्मान के साथ, और इसको अन्यथा मत लीजिएगा, दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहूंगा, क्या राजीव गांधी जी की हत्या आतंकी घटना थी या दुर्घटना थी? इसका वो जवाब दे दें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे जाने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने टिप्पणी की है। मीडिया से बातचीत करते हुए रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया कि कांग्रेस के नेता जो बोल रहे हैं ये पाकिस्तान में हेडलाइन बन रही है और पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। सुनिए जरा। कि शहादत के साथ इतना क्रूड मजाक न करें, इसको कम से कम वो दुर्घटना न कहें। Has Digvijay Singh reduced himself to such a low level that he will call the most heinous terrorist attack on 45 CRPF jawans as an accident? ये सोच है। The BJP would like to know, is all this tweeting a part of a conspiracy? क्योंकि जो भी यहां कहा जा रहा है वो पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। क्या कहा जाए इनके बारे में? वो 10 साल मुख्यमंत्री, ये 10 साल केंद्रीय मंत्री मनमोहन जी की सरकार में, और देश के नामी गिरामी वकील हैं। ये साहब लंदन में जाते हैं, वहां एक रोग एलिमेंट नकाब में भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है, याद होगा आपको। वहां ये सबूत नहीं मांगते हैं, लेकिन भारत की वायुसेना के शौर्य पर सबूत मांग रहे हैं। क्या मतलब है इसका? गोखले साहब ने क्या कहा था? कोई सिविलियन इंजर्ड नहीं हुआ है, लेकिन टेररिस्ट कैंप पर तो हमला हुआ था। अब इतना क्लियर बोलने पर भी चिदम्बरम साहब नहीं समझते हैं। एयर इंडिया ने अपने केबिन और कॉकपिट क्रू के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब फ्लाइट के अंदर जब भी कभी इंस्ट्रक्शंस देंगे तो उसके बाद वो जय हिंद बोलेंगे। ये बात यहां पर कही गई है। अब से फ्लाइट में हर घोषणा के बाद सभी कर्मचारियों को जय हिंद बोलना होगा। एयर इंडिया के सर्कुलर में कहा गया कि तत्काल प्रभाव से हर घोषणा के अंत में उत्साह के साथ जय हिंद कहना होगा। एयर इंडिया के नेशनल कैरियर में फिलहाल 3500 केबिन और 1200 कॉकपिट क्रू मेंबर्स हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हर किसी की नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से सपा और बसपा ने गठबंधन किया, उसके बाद आज इस गठबंधन को विस्तार मिलने वाला है। माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय लोकदल को 3 सीटें दे रहे हैं, लेकिन चौथी सीट पर भी बातचीत की बातें सामने आ रही हैं। अब यह सवाल है कि 3 सीटों पर सहमति बनती है या 4 सीटें दी जाती हैं, लेकिन इन सबके बीच बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा की सीटों पर आरएलडी गठबंधन के साथ जाएगी। ये 3:30 बजे इस बात की घोषणा जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में आरएलडी भी अब शामिल होने जा रही है, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उससे पहले
जयंत चौधरी ने बातचीत की है हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब से। एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है न्यूज 18 के साथ, जिसमें तमाम बातों को जयंत चौधरी ने रखा है। राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव जयंत चौधरी से बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब ने। सुनिए जरा। चुनावों के मौसम में आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव जयंत चौधरी लखनऊ पहुंचे हैं। उनकी अखिलेश यादव के साथ मुलाकात है। एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से बातचीत करेंगे हम जयंत चौधरी से। जयंत जी, आज अखिलेश जी से मुलाकात है, क्या खास है इस मुलाकात में? ये तो मुलाकात के बाद बताएंगे, और मुलाकात खास होती है हमेशा। अच्छी बातें होंगी, अच्छे माहौल में होंगी और अच्छा नतीजा निकलेगा, ये विश्वास। गठबंधन में 3 सीटों पर आप अभी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। क्या गठबंधन की सीटों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसी उम्मीद है? देखिए, संभावनाएं सारी होती हैं जब बैठ के बातचीत होंगी, और सवाल सीटों का नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मसला कोई सीट का नहीं है, साझी लड़ाई है, बड़ा लक्ष्य है और राष्ट्र हित में, समाज हित में हम लोग साथ काम करने को तैयार हैं। गठबंधन की किस इस समय मौजूदा हालात में क्या आप हालात देख रहे हैं? अगर चुनाव में 3 या 4 सीटों के साथ आरएलडी जाती है तो पश्चिम यूपी में किस तरीके का माहौल रहेगा? आरएलडी कितनी मजबूत उसमें रहेगी? हमारे कार्यकर्ता भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, राजनीतिक परिस्थितियों को देख रहे हैं और देश की आवश्यकताओं को देख रहे हैं, और इसलिए मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि लोग सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं, एक दूसरे की मदद में काम करने को तैयार हैं। तो इसलिए ये वोट तब्दील होगा। जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए मेहनत करेंगे, ये चौधरी अजीत सिंह जी को विश्वास है। कांग्रेस से भी बातचीत चल रही है, ऐसी भी सुगबुगाहटें हैं कि अगर इधर से सीटों का कुछ अच्छा नहीं नतीजा निकला तो उधर भी जाया जा सकता है? कोई संभावना नहीं है, इस चीज़ को हम स्पष्ट कर चुके हैं। और बाकी रिश्ते होते हैं, बातचीत होती है, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, अब आप हमारे साथ खड़े रहिए ना। एक आखिरी सवाल, क्या पत्नी को भी चुनाव लड़ाएंगे इस बार? नहीं, ये चीज़ें कोई ऐसे थोपी नहीं जाती। हाँ। चारू की खुद की इच्छा नहीं है और वहाँ बहुत काबिल उम्मीदवार हैं। मायावती जी से भी मुलाकात हो रही क्या? आज अखिलेश जी की बातचीत करेंगे, प्रेस में फिर अपनी साझी बात रखेंगे, और मायावती जी से भी मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में बैठ के हम बात करें और आगे की रणनीति तय करें। बात करने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ जयंत चौधरी थे और वो साफ तौर से इस बात को कह रहे हैं कि आज की मुलाकात बड़ी महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव के साथ वो मुलाकात करके ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कई सारी बातों को उन्होंने क्लियर किया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि आरएलडी गठबंधन में 4 सीटों की डिमांड अखिलेश यादव के सामने रख सकती है। हालांकि अभी आरएलडी के खाते में 3 सीटें हैं, तो क्या 4थी सीट अखिलेश यादव को अपने हिस्से की देनी पड़ेगी? कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज 18 लखनऊ। 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर विपक्षी दलों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। इसका असर भी दिख रहा है तमाम जगहों पर। आपको बता दें कि रेल से लेकर सड़क तक हर जगह एक ही आलम है। विरोध प्रदर्शन के दौरान आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे जहां हैं, लोग वहां पर जाम में फंसे हुए हैं। ट्रकों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। विपक्ष का कहना है कि बंद लोगों के लिए बुलाया गया है, लेकिन जब परेशान आम आदमी हो तो बंद का मतलब क्या होता है? इधर सरकार की तरफ से इस तरह के संकेत मिले हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात के संकेत दिए हैं कि 13 पॉइंट रोस्टर के मसले पर सरकार अध्यादेश ला सकती है। होना चाहिए और डिपार्टमेंट वाइज नहीं होना चाहिए, यही सरकार की भूमिका है। और इसलिए मैंने लोकसभा में और राज्यसभा में आश्वासन दिया था कि अगर हमारा रिव्यू पिटीशन खारिज होता है तो कानूनन जो उपाय है वो हम करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नहीं होगा और यूनिवर्सिटी वाइज ही रोस्टर होगा। आज भी मैं वही दोहरा रहा हूं और 2 दिन प्रतीक्षा करें लोग, उनको 2 दिन में न्याय मिलेगा, इतना मैं आज आश्वस्त कर सकता हूं। आज जो कुछ लोग इसमें गलतफहमी होगी या दूसरे किसी उद्देश्य से लेकिन आंदोलन पे आए हैं, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब आंदोलन करने की उनको जरूरत नहीं है। सरकार न्याय देगी, 200 पॉइंट रोस्टर लाएगी और कैसे लाएगी इसके लिए केवल 2 दिन की प्रतीक्षा करें, यही मेरा अपील है। प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात के संकेत दे दिए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी आने वाले दिनों में लगना है। ऐसे में सरकार को इससे पहले ही कदम उठाना होगा और माना यह भी जा रहा है कि सरकार शायद कैबिनेट की बैठक में, जो आखिरी कैबिनेट की बैठक है लोकसभा चुनाव से के ऐलान से पहले, उसमें शायद इस अध्यादेश को ला सकती है। बहरहाल हम सबकी नजर इस पर रहेगी। जीपी ओपी सिंह सिपाही अजय यादव से मिलने ट्रॉमा सेंटर गए, वहां पर मुलाकात की है
और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो जानकारी हमें लग रही है उसके मुताबिक एडीजी जोन राजीव कृष्णा ने सिपाही को 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। बड़ी खबर इस वक्त की, बता दें कि नाका थाना क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने सिपाही अजीत यादव को गोली मार दी थी, जिसके बावजूद बहादुर सिपाही ने दौड़ते हुए बदमाशों को धर दबोचा था। इस वक्त की बड़ी खबर, डीजीपी ओपी सिंह ट्रामा सेंटर गए और उन्होंने जाकर घायल सिपाही अजय यादव से मुलाकात की है, उसका हाल जाना है। खबर दोपहर में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत, नमस्कार।